सभी भाइयों को राम राम और स्वागत है आपका। अगर आप स्पीति की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक जाता है वाया मनाली और दूसरा रास्ता है आपका शिमला, नरकंडा, रामपुर और पूह और काजा, इस रूट से। तो जो शिमला, नरकंडा, रामपुर, पूह वाला रास्ता है ये पूरे साल ओपन रहता है और जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट रूट है, क्योंकि ये ना कभी भी क्लोज नहीं होता। और स्पीति जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है कि भाई अपना कहाँ से फ्यूल लेना है, कौन सा लास्ट पेट्रोल पंप है, अकोमोडेशन वगैरह। तो अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं, फर्स्ट स्टॉप रखिए अपना नरकंडा और सेकंड नारकंडा से आप जितना मैक्सिमम चल पाएँ चल सकते हैं अपना काजा की तरफ। और इसी रूट पर आप चिटकुल भी जा सकते हैं करचम से होते हुए, जो कि 40 किलोमीटर पड़ता है। और जो है पूह से आपका ग्रीन भी ख़त्म हो जाती है और पूह इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रास्ते पे। हम इस होटल में रुके थे, होटल वैली व्यू, काफ़ी शानदार होटल था और ज़्यादा महंगा नहीं मिला हमें कमरा, 2500 का कमरा मिल गया। और ये हाईवे पे ही है, पूह से 1 किलोमीटर पहले। और अब हमें जो है, और अब यहाँ से जो है 147 किलोमीटर है काजा। तो अब काजा की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। आप ये देखिए पूह भी कितना सुंदर है। और पूह के बाद जो लैंडस्केप है वो ड्रामेटिकली चेंज होने लगता है, ग्रीनरी ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगती है और बैरन माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं। यही स्पीति का आइकॉनिक लुक है, ड्राई माउंटेन, मैसिव वैली, ब्लू स्काई और रोड जो एंडलेस लगती है। इस रूट पे आपको रियलाइज होता है कि इंडिया कितना डाइवर्स है। एक साइड लस ग्रीन हिमाचल और कुछ घंटे बाद आपको पूरा प्योर कोल्ड डेजर्ट टेरेन देखने को मिलता है। रोड कंडीशन मिक्स होती है, कभी बटरी स्मूथ रोड, कभी पूरा ऑफ रोड, कभी रिवर क्रॉसिंग, और हाई एल्टीट्यूड का इफेक्ट भी फील होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो हमें जो शिमला वाला रूट है पूरा रोड बिल्कुल शानदार मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन काजा की तरफ थोड़ी दिक्कत रहती है, बीच बीच में रोड जो है टूटा हुआ लगता है। और स्पीति जाते हुए हाइड्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहें। पूह से लगभग 5 किलोमीटर निकल के हम पहुंच गए हैं इस खाब ब्रिज पे, जो बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और यहीं से मानिए आपकी स्पीति वैली में एंट्री शुरू होती है। इसी के पास है एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, नदी किनारे, मतलब अलग ही वाइब है यहाँ पे। तो मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ स्पीति में, लेकिन रोमांच उतना ही है। और ये इसका नाम है टाकचैन नेचर कैंप। काफी अच्छा बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है शानदार, अलग ही वाइब है। और आपको दिखाते हैं बहती हुई नदी यहाँ से, ये संगम पॉइंट है। ये देखिए आप, एक इधर से आ रही है, एक सामने से आ रही है, और वो हो रहा संगम इनका। अगर आप फर्स्ट टाइम स्पीति आ रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स: अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, आफ्टरनून में जो वेदर है अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। फ्यूल हमेशा टॉप अप करा लो, कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे ट्रस्ट मत करो। स्पीड अपना कम रखो। और माउंटेन जो रोड होती है हाईवे नहीं होती, एकदम से आप फुल स्पीड पे एकदम से टर्न आ जाएगा। ब्लाइंड टर्न पर हॉर्न का यूज करो। और जो वाटर क्रॉसिंग होती है वो मॉर्निंग में इजी होती है, आफ्टरनून तक वाटर लेवल इंक्रीज हो सकता है। और ये हम यहाँ पे हमने राजमा चावल लिया इस रेस्टोरेंट। और ये कैफे के उन्होंने यहाँ खाना बहुत टेस्टी था। जैसे 3 नदी है सर यहाँ पर, और कुछ लोगों को सर शुभ मानते हैं, कुछ लोगों को अशुभ मानते हैं सर। इस जगह में 3 रास्ते हैं सर यहाँ पर। और सर यहाँ पर 8 और 9 पहाड़ है सर, अलग अलग दिखेंगे सर आपको। और ये सामने जो एक पहाड़ दिखते सर, रिपर गिल कहते हैं सर उसका नाम। तो भाइयों अब हम इस संगम ब्रिज से निकल चुके हैं अपना पेट फुल करके। टैंक तो फुल हमने पूह से ही करा लिया था। और जो आपका पूह है उसका एल्टीट्यूड है 2800 मीटर, लगभग 9100 फीट के आसपास। और पॉपुलेशन है वहाँ की 1.5 से 2000।
और जो अगला जो बीच में जगह पड़ेगी उस जगह को कालूप्स के नाम से जाना जाता है। ये हेयर पिन बैंड का एक सीरीज है जो माउंटेन को जिग-जैग पैटर्न में क्लाइंब करते हैं। मतलब हम जब ऊपर चढ़ते हैं हेयर पिन बैंड बैंड मतलब काफी शार्प होते हैं और हर टर्न के साथ एल्टीट्यूड बढ़ता है और व्यू भी मतलब बढ़िया व्यू दिखने लगता है आपको। आप ये देख सकते हैं, ये व्यू है, ये पूरा ऊपर तक जाता है, बिल्कुल आपको टॉप तक ले जाता है। और नीचे सतलुज वैली और ऊपर एंडलेस माउंटेन्स। यहाँ रुककर फोटोज लेना ऑलमोस्ट मैंडेटरी लगता है, तो यहाँ हम रुके और कुछ हमने यहाँ पर फोटो क्लिक किए। और ऑनेस्टी, कालूप पर खड़े होकर पहली बार रियलाइज होता है कि तुम कितने रैपिडली हिमालयस के अंदर घुसते जा रहे हो। तो काफ़ी मस्त जगह थी, हमने पूरा एंजॉय किया कालूप्स को। और कालूप्स के बाद जो अगला हमारा पड़ाव था वो था नाको विलेज। नाको विलेज में नाको लेक भी है, मोनेस्ट्री भी है। और हम जो है जाते हुए नाको विलेज नहीं रुके, हमने डिसाइड किया था कि जब हम वापस आएंगे तो नाको विलेज की लेक वगैरह ये सब कवर करेंगे। तो जो नाको विलेज है ये लगभग जो इसका एल्टीट्यूड हो जाता है 3600 मीटर, मतलब 12,000 फीट के आसपास, और ये पुहू से 43 किलोमीटर है। और नाको विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 500 से 700 के करीब लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में एक सुंदर सी लेक है जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और नाको विलेज जाकर आपको हिमालय की इनकी पूरी चोटी दिखती है, पूरी माउंटेन्स की। और ये स्नो कैप्ड है और यहाँ पे नाको विलेज में एक मोनेस्ट्री भी है। तो अभी हम गांव के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन गांव के बाहर से ही हम ये पूरा आनंद ले रहे हैं प्राकृतिक नज़ारे का। और ये लगभग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है, नाको विलेज, आप ये देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया 10 मिनट का। और ये जो सामने रोड दिख रहे हैं, अब हमें इससे नीचे उतरना है। जो हाइट पे चढ़े थे नाको विलेज से, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे। और ये सामने पहले मिट्टी के पहाड़ थे, इधर से रास्ता था, लेकिन अब ये रास्ता इधर से बंद कर दिया गया और आगे से एक बढ़िया रास्ता इसे निकाल दिया गया है, जिससे कि जो पक्का रास्ता और ये मिट्टी के पहाड़ भी उससे नहीं पड़ते उस रास्ते के बीच में। जो नाको के बाद अगला विलेज पड़ता है उसका नाम है चांगो, वो करीब 18 से 22 किलोमीटर है। ये अब हम नीचे उतर चुके हैं, ये बराबर में स्पीति नदी है। तो स्पीति जो वैली है वो हर बाइकर का एक ड्रीम होता है कि वो कब वो स्पीति वैली जाएगा, लेकिन जो और लोग हैं उनका भी एक ड्रीम होता है कि वो स्पीति वैली जाए। स्पीति वैली बहुत ही सुंदर जगह है, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है स्पीति आने का तो उससे ना चूकें। तो हम अगले विलेज पहुंच गए हैं, चांगो। और ये एक चांगो ब्रिज है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा कच्चा ब्रिज था, लेकिन अभी एक पूरा बड़ा ब्रिज बनाया गया है। हमें यहाँ पे कुछ बाइक में काम कराना था, बाइक की चेन सूख चुकी थी, तो यहाँ पे एक बराबर में मैकेनिक की शॉप थी, तो वहाँ पर हमने अपनी बाइक में चेन पे ग्रीस वगैरह लगवाया। हम लेके नहीं आए थे लुब्रिकेंट, बट अच्छा रहा। चांगो से आगे बढ़ते हुए हमको एक BRO चेक पोस्ट और रोड साइड कैंटीन मिला। हिमालय की लॉन्ग राइड्स में ऐसे स्टॉप किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं। तो नाको से मलिंग नाला क्रॉस करने के बाद हम सुमदो पहुँचे, जो स्पीति वैली का ऑफिशियल गेटवे माना जाता है। सुमदो एक छोटा सा सेटलमेंट है, लेकिन स्पीति रूट पर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यहीं से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और स्पीति वैली ऑफिशियली शुरू हो जाती है। यहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेक पोस्ट भी है, जहाँ ट्रैवलर्स अक्सर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हमारे लिए भी एक परफेक्ट ब्रेक पॉइंट था। काफ़ी देर की राइडिंग के बाद हमने यहाँ गर्मा गर्म चाय, समोसे और जलेबी के मजे लिए। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी बन रही है आपके सामने, जो BRO की कैंटीन में बन रही है, और काफ़ी लोग हैं, ये हमारे साथी। और आ गई हमारी गर्मा गर्म जलेबी और चाय एंड कॉफ़ी। सुमदो में
ठंडी माउंटेन हवा, गर्म चाय और फ्रेश जलेबी का टेस्ट और भी स्पेशल लग रहा था। कभी कभी रोड ट्रिप की सबसे अच्छी मेमोरीज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि ऐसे सिंपल रोड साइड मोमेंटम बन जाते हैं। समुद्रों में बैठकर चाय पीते हुए एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रही थी क्योंकि अब हम ऑफिशियली स्पीति वैली में एंटर कर चुके थे। ये आप ऊपर देख सकते हैं माउंटेन्स पर अब भी कुछ स्नो बाकी है। इतनी गर्मी क्योंकि स्पीति वैली में समर में भी काफ़ी स्नो रहती है टॉप पर। इस रूट पर हर विलेज छोटा है लेकिन हर विलेज हिमालय में ज़िंदगी की एक अलग ही कहानी बताता है। लारी क्रॉस करते हुए हमें पहली बार वो क्लासिक स्पीति व्यू मिलने लगे जिनके लिए लोग हज़ारों किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आते हैं। लारी से आगे बढ़ते हुए रोड पर हमें स्पीति रिवर के साथ साथ लेकर चल रही थी। हर किलोमीटर के साथ लैंडस्केप और भी सोरियल लगने लगता है। और फिर हम पहुँचे ताबो। समुंदर तल से लगभग 3280 मीटर यहाँ 10,707 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ताबो स्पीति वैली का सबसे हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट विलेज में से एक है। इस छोटे से विलेज में सिर्फ कुछ 100 लोग रहते हैं लेकिन इसका इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। ताबो की पहचान है इसका वर्ल्ड फेमस मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना साल 996 एडी में हुई थी, मतलब जब दुनिया का कई देशों का मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू नहीं हुई थी तब यहाँ मोनेस्ट्री हिमालयज में मौजूद थी। इसी वजह से इसे अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। इतनी रिमोट लोकेशन के बावजूद ताबो में लोगों की ज़िंदगी माउंटेन के साथ परफेक्टली अडेप्टेड है। छोटा ग्रोइंग सीजन, हार्श विंटर और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ आइसोलेशन के बावजूद यहाँ की कम्युनिटी सेंचुरीज से सरवाइव करती आ रही है। जब विंटर में पूरी वैली स्नो से कवर हो जाती है तब यहाँ ज़िंदगी और भी चैलेंजिंग हो जाती है। ताबो से आगे निकलते ही रोड के लेफ्ट साइड में एक वुडन फुट ब्रिज नज़र आया जो रिवर को क्रॉस कर रहा था। ये कोई व्हीकल ब्रिज नहीं था, सिर्फ लोगों और पेडेस्ट्रियन के लिए बना हुआ था, एक सिंपल सा ब्रिज। इतनी रिमोट वैली में ऐसा स्ट्रक्चर देखकर समझ आता है कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी अलग है। जहाँ हम ट्रैवलर्स के लिए यह एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है, वहीं ये लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। स्कूल जाना हो, खेतों तक पहुँचना हो या दूसरी साइड के गांव में जाना हो, ऐसे ब्रिज लोगों को कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग लेह लद्दाख को हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशन मानते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजक का जो एल्टीट्यूड है लेह से भी ज़्यादा है। काजा लगभग 3660 एल्टीट्यूड पर है की ऊंचाई पर है, जबकि लेह करीब 3500 मीटर पर है। इसी वजह से कई ट्रेवलर्स को काजा पहुंचने पर एल्टीट्यूड का इफेक्ट भी फील होता है। लेकिन जब हम रोड से आते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता इतना, जैसे हम फ्लाइट से ले जाते हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। और आप ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे पहाड़ की चोटियों पे बर्फ है और कितना मनोरम दृश्य है। अब हम निकले हैं काजा से स्पीति के कुछ सबसे ऊंचे और आइकॉनिक विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। काजा से जैसे ही हम एल्टीट्यूड गेन करना शुरू करते हैं पूरी स्पीति वैली नीचे छोटी हुई नज़र आती है और हर टर्न के साथ व्यू और भी सुंदर दिखने लगते हैं। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले लांगचा। वहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू है। लांगचा की जो हाइट है 4400 मीटर है और फीट में लगभग 14,435। और लांगचा की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 130 से 150 लोग रहते हैं लगभग। और काजा से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। तो काजा से लगभग 16 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग लांगचा पहुंच गए हैं। लांगचा स्पीति का सबसे फोटोजेनिक विलेज में से एक माना जाता है। विलेज के ऊपर बैठी हुई जायंट बुद्धा स्टैचू पूरे वैली को ओवरलुक करती है। इस एल्टीट्यूड पर खड़े होकर जब आप नीचे पूरी स्पीति वैली देखते हो
तो व्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। करोड़ों साल पहले ये पूरा एरिया एक समुद्र का हिस्सा हुआ करता था और आज भी यहाँ मैरीन फॉसिल्स मिल जाते हैं, इसलिए लांगचा को एक फॉसिल्स विलेज भी कहा जाता है। तो बेस्ट रास्ता जो है मनाली की जगह शिमला से है, जो कि पूरे साल खुला रहता है और रोड सारी शानदार मिली है अभी तक। कहीं भी बीआरओ ने काफ़ी अच्छा काम करा है। और आप व्यू देखें ऊपर काजा से ऊपर, जब हम लांगजा विलेज जा रहे हैं, कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य है ये। मतलब हर मोड़ पे आपको एक अलग ही व्यू आता है और रोड इतना शानदार है कि बाइक चलाने में पूरा आनंद आ रहा है। अभी तक हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना बारिश मिली, बस बारिश नीचे ही मिली थी हमें, जो है नरकंडा के आसपास। उसके बाद से सब जगह मौसम सुहाना रहा। लेकिन लांगचा में यहाँ पे अब भी काफ़ी ठंड है, तो अगर आप काजा से ऊपर लांगचा जाते हैं तो प्रिपरेशन करके आएँ अपनी पूरी, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ही तेज चलती है। मतलब देखने में नहीं लग रहा होगा, तो जो वो ठंडी हवा है जो इन पहाड़ के जो बर्फ़ है उनसे टच होके जब टकराती है हमसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिल फील होती है। तो जब हम लांगचा जाते हैं तो एक कट आता है जिसमें लेफ्ट में जो है वो आपका लांगचा जा रहा है, जो फॉसिल विलेज है, और राइट में हिक्किम जाता है। तो अभी हम लांगचा पहुंच गए हैं और यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं इनकी एक एंट्री फीस होती है 100 रुपये यहाँ पर, और 100 रुपये ही हमने स्पीति वैली में जब एंट्री करा जब दिया था। ये इनका एक मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्ज है जो लोकल विलेजर्स ने लगा रखा है, और अच्छी बात है इसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है आपकी एंट्री में, ये डेवलपमेंट के लिए। और आप ये देखिए, ये है वो बुद्धा स्टैचू जिसकी हम बात कर रहे थे, कितना खूबसूरत है भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा। तो जब भी काजा आए तो यहाँ के लिए प्लान जरूर करें। और ये आप सामने की जो पहाड़ियाँ हैं आप इन्हें देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत है। और सोचिए कि आप 14,500 की फीट की हाइट पर खड़े हो और आपको समुद्र के जीवों के फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो ये भी एक अद्भुत बात है। और ये यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल मोनेस्ट्री लांगचा में ही, और लांगचा के विलेज से ही आपको चाऊ चाऊ कांग निल्डा, एक प्रिंसेस माउंटेन भी कहा जाता है इसे, वो दिखता है। ये पीक लगभग 6,300 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। अब चले हम कोमिक की ओर। कोमिक पहुंचने के बाद हमने तंग्युड गोंपा देखा, जो दुनिया के सबसे ऊंचा मोटरेबल मोनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है। लगभग 4500 मीटर से भी ज़्यादा। कोमिक, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री है पीछे, और यहीं पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्कूल है और कैफे यहीं पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट। और आप ये देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी यहीं पर है। यहाँ तेंग्युड गोंपा स्कूल भी है, जहाँ यंग मॉन्क्स ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। और सोचिए इतनी ठंड में, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे कितनी बड़ी तपस्या उनकी पढ़ाई है। और ये देख सकते हैं आप, ये एक नया कैफ़े खुला है यहाँ पे। ये एक शानदार कैफ़े है, ये भी वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर। यहाँ हम थोड़ी देर रुके, काफ़ी अच्छा था ये अंदर से। और ये देखिए आप, ये रास्ता भेड़ का एक शानदार झुंड। और हम जा रहे हैं अब उस डाकखाने की तरफ। ये है हिक्किम, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एल्टीट्यूड है इसका 4440 मीटर, यानी 14,567 फीट। और ये ऑपरेशनल भी है यहाँ पर। लांगचा, हिक्किम और कोमिक की जर्नी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने की जर्नी नहीं थी, ये उन लोगों की जिंदगी को समझने का मौका था जो 14,000 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सालों से रह रहे हैं। बुद्धा स्टैचू, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हाई एल्टीट्यूड मोनेस्ट्री और रिमोट विलेजेस देखने के बाद हम वापस चल पड़े काजा से नीचे की ओर। और हर टर्न पर
यही थोट आ रही थी, स्पीति सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। और ये हमने एक विलेज में होटल लिया है, हम यहीं स्टे करेंगे आज। ये देखिए शानदार कमरा है, ये कुल हमें 2500 का पड़ा होटल। और व्यू देखिए आप इस होटल से बाहर का नज़ारा कितना शानदार है। मतलब हर पहाड़ यहाँ पर अत्यंत ही अद्भुत कहानी कहता है। जब हम काजा जा रहे थे, सुमदो से नाको का पूरा स्ट्रेच हमने रात के अंधेरे में क्रॉस किया था। डार्कनेस की वजह से ना व्यूज प्रॉपरली देख पाए और ना ही कैमरे में कैप्चर कर पाए। सारा फोकस राइडिंग पे था क्योंकि रास्ता थोड़ा खतरनाक हो जाता है स्पीति वैली में इस साइड नाइट में ड्राइव करने के लिए। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। सुबह का क्लियर वेदर था, सनलाइट माउंटेन्स पर पड़ रही थी और फाइनली हमें मौका मिला इस रूट की खूबसूरती देखने का। और सच कहूँ तो डे टाइम में रोड बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था इसे देखने का। तो सुमदो जो कि गेटवे है स्पीति वैली का, इसे सुमदो को गेटवे माना जाता है। यहीं से स्पीति ऑफिशियली खत्म होकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। कल रात जब हम यहाँ से गुजरे थे तो सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन आज पहली बार हमें समझ आ रहा है कि हम किसी लैंडस्केप के बीच से गुजरे थे। हर तरफ रग्ड माउंटेन, नीचे रिवर वैली और आसमान इतना क्लियर, होराइजन तक माउंटेन ही माउंटेन नज़र आ रहे थे। जैसे ही हम सुमदो से नाको की तरफ बढ़े, एक अजीब सी फीलिंग आई। स्पीति को छोड़ने का थोड़ा सैडनेस था। पिछले कुछ दिनों में ये बेरन माउंटेन, रिमोट विलेजर्स और एंडलेस रोड हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए थे। और अब धीरे धीरे हम वापस सिविलाइजेशन की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में हमें एक मंदिर मिला है शानदार। इस रूट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले नाको के पास जो रोड थी वो मड माउंटेन्स के बीच से जाती थी। रोड बहुत ही नैरो थी, लूज सॉइल और लैंडस्केप का रिस्क भी रहता था। ये आप सामने देख सकते हैं, जो रोड है ये कच्चे पहाड़ थे मट्टी के ना बिल्कुल। पुरानी स्पीति ट्रेवलर्स को शायद वो रूट याद भी हो, लेकिन आज सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अब एक नया अलाइनमेंट बनाया गया है जो ज़्यादा रॉकी माउंटेन साइड से गुजरता है। तो भाई हम पहुंच गए नाको विलेज और पीछे देख सकते हैं आप ये लेक, बहुत सुंदर। और ये विलेज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल होम स्टे हैं। नाको विलेज लगभग 3625 मीटर यानी करीब 11,900 फीट के एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ कुछ 100 लोग रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा फेमस है इसका एटमॉस्फेयर। यहाँ सब कुछ स्लो लगता है, ना सिटी का नॉइज ना ट्रैफिक, बस माउंटेन, मोनेस्ट्रीज और साइलेंस। और शायद इसी सिंपलिसिटी में नाको की असली ब्यूटी छिपी हुई है। जब हम नाको लेक के पास बैठे थे तब एक बात रियलाइज़ हुई, हम अक्सर ट्रैवल डेस्टिनेशन को फोटोग्राफ्स और वीडियोस में मेजर करते हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो कैमरे से ज़्यादा फीलिंग में कैप्चर होते हैं। नाको उन्हीं जगह में से एक थी, एक छोटा सा विलेज, एक शांत लेक और माउंटेन्स के बीच एक सुकून जो शायद सिटी लाइफ में मिलना मुश्किल ही है। और ये देखिए अब हम चल पड़े हैं अपना रामपुर की तरफ। और ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, ग्रीनरी और बीच में ये नदी। पिछली बार भी जब मैं आया था यहाँ भी थोड़ी देर रुका था। नाको को पीछे छोड़ते हुए हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस बार एक डिफरेंस था। कल रात जिस रोड को हमने सिर्फ क्रॉस किया था, आज हमने उसे एक्सपीरियंस किया
और शायद इसीलिए माउंटेन्स में डे लाइट का हर किलोमीटर एक नई स्टोरी लेकर आता है। और अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं पूरा। और रामपुर जैसे ये यहाँ पर इस रोड पर एक फेमस स्पॉट आता है जहाँ लोग रुक के पहाड़ के बीच में से काट कर बनाई गई सड़क का आनंद लेते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए रुकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग रुककर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और अब जो है ग्रीनरी सब शुरू हो चुकी है। रामपुर के आसपास पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी और फिर माउंटेन्स ने हमें इस ट्रिप का शायद सबसे ब्यूटीफुल फेयरवेल दिया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। गोल्डन सनलाइट माउंटेन के स्लोप पर पड़ रही थी। सोलन की तरफ बढ़ते हुए हमें फिर से हिमाचल के टनल मिले। माउंटेन्स को कट करके बनाया गया टनल इंजीनियरिंग और नेचर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन लगता है। एक साइड एंशिएंट हिमालयाज और दूसरी तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। सोलन के आसपास हमें एक और आइकॉनिक साइट देखने को मिली, कालका शिमला टॉय ट्रेन। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये हिमालय की हिस्ट्री का एक मूविंग पीस है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये रेलवे लाइन आज भी माउंटेन के बीच अपनी कहानी सुना रही है। जब हमने ट्रेन को टनल और हिल्स के बीच से गुजरते देखा तो ऐसा लगा जैसे हिमाचल का पूरा हेरिटेज एक फ्रेम में आ गया हो। स्लोली मूविंग ट्रेन, ग्रीन हिल्स और बैकग्राउंड में हिमालयाज, परफेक्ट एंडिंग। माउंटेन धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। कूल माउंटेन एयर की जगह प्लेन की वार्म हवा वापस महसूस होने लगी। दिल्ली से शुरू हुआ ये सफ़र हमें सोलन, किन्नौर, नाको, ताबो, धनकर, काजा और स्पीति के कुछ सबसे खूबसूरत कॉर्नर तक ले गया। हमने रफ रोड देखी, रेन देखी, हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस किया, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज देखे, रिमोट विलेज देखे और हिमालयों के बीच कुछ ऐसे मोमेंट जिए जो शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। माउंटेन्स हमेशा हमें एक चीज़ सिखाते हैं, डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है लेकिन असली कहानी उस सफ़र में होती है जो उस डेस्टिनेशन तक ले